ब्राह्मणों ने जंग छीड़ दी है। SC ST OBC के रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिए गए। सभी उद्योग कंपनियों को भेज दिया है। जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। आप लोगों को आपके प्रदेश में इसकी तैयारी करनी होगी। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से प्राइवेट एरोप्लेन लिया और वो उनको काशी लेकर गए और काशी के ब्राह्मणों को नेहरू ने कहा कि भारत का नया संविधान बन गया है। मैं भारत के प्रथम और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को काशी बनारस लेकर आ रहा हूं, तुम तैयार रहो। ऐसा ही पेंडल वहां डाला गया। 200 ब्राह्मण मंच पर बैठे हुए थे और पंडित जी उन ब्राह्मणों के बीच में कायस्थ व्यक्ति को लेकर गए। कायस्थ यानी शूद्र वर्ण का व्यक्ति। सुभाष बाबू कायस्थ थे, राजेंद्र प्रसाद कायस्थ है, बाला साहब ठाकरे कायस्थ है। कायस्थ यानी शूद्र। वहां पर लेकर गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के हाथों से 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए और ऊपर से 11 रुपए दक्षिणा दिलवाया उस समय। और कहा थोड़ा सा पानी मैला है, थोड़ा ऐसा पीने का नाटक करो, फोटो खींचना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ नेहरू जी ने यह व्यवहार किया। बाबा साहब अंबेडकर उस समय थे तो उनकी बात को छापा नहीं गया, तो उन्होंने लिख कर रखा। वो लिखी हुई बात हम पढ़ गए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर राष्ट्रपति का यह हाल होगा तो लोकतंत्र खत्म होने का आरंभ आज से ही शुरू हुआ है। तो उस समय के राष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार किया, तो हमारी आदिवासी बहन है, हमारी है मुर्मू जी, तो उसके साथ तो गलत व्यवहार करेंगी। ब्राह्मणों का चरित्र है। तो नेहरू जी ने उस समय किया, आज भागवत ने मुर्मू जी के साथ ऐसा किया। इससे वो संदेश क्या देना चाहते, ये सवाल है। नेहरू जी ने ऐसा किया, उससे नेहरू जी ने भारतीय लोगों को और ब्राह्मणों को संदेश दिया लोकतंत्र लागू नहीं है, ब्राह्मण तंत्र लागू है। ये संदेश नेहरू ने लोगों को दिया। भागवत के द्वारा झाड़ू चलाना, पोछा लगाना, नंदी के कान में जाकर बात करना, ये क्यों करवाया? वो होने के बाद पंडितों के द्वारा राष्ट्रपति जो संविधान की शपथ लेता है वो सर्वोच्च होता है। संविधान को अगर खतरा आ जाए तो संविधान की सुरक्षा करता है। वो स्वयं वो है, उसके पास इतनी पावर है जितनी पावर प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। ऐसी पावरफुल पद के ऊपर आसीन होने वाली हमारी बहन को ब्राह्मण के मंत्रों की जरूरत क्यों पड़ी? तो ब्राह्मण लोग नाराज हो गए थे। राष्ट्रपति को ब्राह्मण भागवत को बनाना था, राष्ट्रपति को भागवत को बनाना था। ब्राह्मण लोग नाराज हो गए। अरे आप नहीं बने तो किसी दूसरे को बिठाते, एक आदिवासियों को क्यों बिठाया? तो ब्राह्मण भागवत ने ब्राह्मणों को मैसेज दिया उनकी हैसियत संविधान से बड़ी है, मगर RSS बीजेपी के सामने इनकी हैसियत ये है। इससे हमको संदेश मिलता है आदिवासियों के खिलाफ डीलिस्टिंग का अगर कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति आदिवासी के समाज के समर्थन में खड़ा होगा या ब्राह्मण के समर्थन में खड़ा होगा। तो ब्राह्मणों की आज ये औकात क्यों बढ़ गई? इसकी औकात बढ़ने की वजह है 3.5% ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता। वो देश की व्यवस्था पर कैसे कब्जा हावी कर लिया है। पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों का कब्जा,
5 बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां ब्राह्मणों की है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, माकप भाकप ब्राह्मणों का दल, ममता बनर्जी की 5वीं पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की व्यवस्था को चला रहे। ब्यूरोक्रेट्स पर ब्राह्मणों का कब्जा, IAS IPS पर ब्राह्मणों का कब्जा। 350 जजेस है हाई कोर्ट के सारे जजेस ब्राह्मण। सुप्रीम कोर्ट के 28 जजेस है, 28 के 28 ब्राह्मण। इक्का साहब 2-3 साल पहले एक खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। खबर का हेडिंग था एवरी 6 जज इज अंकल सिंड्रोम, यानी हर छठा जज ब्राह्मण रिश्तेदार का रिश्तेदार है। यानी एक रिश्तेदार रिटायर होने के पहले दुबे चौबे पांडे को चुन लेता है। तो जुडिशरी भी उनके कब्जे में, मीडिया उनके कब्जे में। तो ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर कब्जा होने की वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन के द्वारा बीजेपी के लोगों ने 2014 में ईवीएम घोटाला किया, 2019 में ईवीएम घोटाला किया। और जहां जहां लोगों को पता न चले कि हमने घोटाला नहीं किया तो थोड़ा कांग्रेस वालों को दिया, बाकी दल को दिया। जब केंद्र में हावी हो गए तो जहां गैर बीजेपी वालों की सत्ता थी उनको उल्टा कर दिया। ईवीएम घोटाला करके ब्राह्मण लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा कर चुके। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है। सुब्रमण्यम स्वामी का केस चल रहा था और जज ने मान्य किया, और जज ने ईवीएम में गड़बड़ी है तो विकल्प पूछा, तो विकल्प में यह बात आई वीवीपीएटी सिस्टम जोड़ो। अगर 20 लाख ईवीएम मशीन है तो पर्ची लगाने वाली मशीन जोड़ो। वीवीपीएटी सिस्टम 2014 में घोटाला हुआ, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सिस्टम नहीं जोड़ी गई। 2015 में वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट मानता है, तो घोटाला पकड़ने वाला जो सिस्टम है उसको क्यों नहीं लागू करते हो। मई 2017 में फैसला आया वामन मेश्राम सही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वामन मेश्राम सही है। मोदी सरकार को पूछा, अरे वो इधर आकर आपको पूरा नंगा कर दिया, उसके पास आपके ढेर सारे सबूत है, वीवीपीएटी सिस्टम क्यों नहीं लगाते हो। तो 2017 का फैसला आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस वालों ने समझौता करके उन लोगों ने मनु सिंघवी को आगे किया। अभिषेक मनु सिंघवी, उसके साथ भी मनु है, उसको आगे किया और उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की कि 50% मिलान होना चाहिए। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट वीवीपीएटी लगाने की बात कर रहा है, वो लगाया नहीं, वामन मेश्राम ने लड़ाई लड़ी, फिर लगाने की बात आई और 2014 और 2019 में वो वीवीपीएटी सिस्टम नहीं लगाया। इसके कारण 3.5% ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर कब्जा हो गया है। इस कब्जे को हटाने के लिए वीवीपीएटी मशीन जो है 100% लगानी चाहिए। कई कैंडिडेट के अपने वोट उनको नहीं मिले। सहारनपुर में कारपोरेटर का चुनाव था, एक मुस्लिम महिला समाज ने चंदा इकट्ठा करके उसको चुनाव में खड़ा किया, वो हार गई। हारने के बाद पत्रकारों ने पूछा आप कैसे हार गई मोहतरमा, तो रोने लगी और रोकर उसने कहा मैं दूसरों को दोष क्यों दूं, दूसरों का छोड़ो, अरे मुझे अपना मेरा वोट नहीं मिला, कैंडिडेट को अपना वोट नहीं मिला। इसलिए साथियों, सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करते हुए 6
अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर माननीय वामन मेश्राम साहब ने देश और संविधान को बचाने के लिए मोर्चा निकाला, और जो आपके प्रदेश से कुछ साथी यहां आए थे उनका यह सत्कार किया गया। मगर वहां सभा शुरू होने के पहले ही मेश्राम साहब को अरेस्ट किया और लाखों लोग उस मैदान के पास जाकर वो लोगों को भी डिटेन किया गया, मगर लोग वापस नहीं आए। तो मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया है उस पर आप लोगों को काम करना होगा। 4 चरणों में देश और संविधान को बचाने के लिए, एससी का अधिकार बचाने के लिए, आदिवासियों का अधिकार बचाने के लिए, ओबीसी की जनगणना कराने के लिए, महिलाओं की, बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, तमाम समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकार बचाने के लिए, और देश भर में बम ब्लास्ट करने वाले आरएसएस के ऊपर पाबंदी लाने के लिए ऑल इंडिया में जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। आप लोगों को आपके प्रदेश में इसकी तैयारी करनी होगी। विदेशी ब्राह्मणों ने जंग छीड़ दी है। एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिए गए। सभी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है, और देश को बेचने वाले लोग अब हमारे लोगों की हालत कितना सत्यानाश कर दिया। जो नरेंद्र मोदी विकास विकास चिल्ला रहे थे, कल ही खबर आ गई, जो विकास विकास की बात कर रहे थे, भारत दुनिया में नंबर 1 का भिखारी देश बन गया। कल खबर आ गई, नरेंद्र मोदी को और एमपी एमएलए लोगों को इसके ऊपर सेशन बुलाना चाहिए था। विपक्ष के लोगों को सेशन बुलाना चाहिए था। जिस विकास की तुम बात कर रहे हो, भारत 116 देशों में 107 नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान में गरीबी कम है, अफगानिस्तान में कम है। जिसके नाम से चिल्ला रहे थे आरएसएस बीजेपी के लोग, उन देशों की गरीबी कम है। चाइना में बिल्कुल नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। भारत दुनिया में पहला भिखारी देश बन गया, और 16,50,000 बच्चे, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे उम्र के 5 साल में भूखमरी से मरते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा भूखमरी से मरने वाले बच्चे आदिवासी के बच्चे होते हैं। यह विकास चाहिए। दुश्मन 2025 तक उनकी योजना पर काम कर रहा है। हमको भारत को बचाने के लिए, देश और संविधान को बचाने के लिए इस 3.5% विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ सबको जत्थेबंद करना होगा। और जत्थेबंद करने के लिए आप आदिवासी भाई लोग, एससी एसटी के लोग, ओबीसी लोग, माइनॉरिटी के लोग जत्थेबंद होकर इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। ये आपसे आशा और अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी।